जोहार। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। क्या यह वाकई मौका है जब हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं? क्या इस दौर को अवसर में तब्दील किया जा सकता है? हम बात कर रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार की योजना की, जिसके अंतर्गत सरकार देश भर के 80 कोल डिपॉजिट कोल ब्लॉक्स को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। ऑक्शन के जरिए इन कोयला खदानों से निजी सेक्टर्स कंपनियां कोयला निकालकर बाजार में बेचेंगी, इसका कॉमर्शियल उपयोग करेंगी। इन नीतियों को तैयार कर अब सरकार इसे मूर्त रूप देने की तैयारी में है, जिसमें से 9 कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के भी शामिल हैं, जिन्हें ऑक्शन की लिस्ट में शामिल करने से पहले केंद्र सरकार ने न ही राज्य सरकार से कोई परामर्श किया, न ही उनका पक्ष जानने की कोशिश की। अब जिन 9 कोल ब्लॉक्स का चयन किया गया है, उससे प्रभावित होंगे हमारे 4 जिले सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा और रायगढ़, जिससे प्रभावित हो रहा है हमारे भालुओं का रहवास क्षेत्र, प्रभावित हो रहा है हाथियों का गढ़, प्रभावित हो रहे हैं 36 लाख पेड़, हमारे साल के जंगल, हसदेव, बांध, केलो जैसी 3 नदियां, 4 लाख हेक्टेयर सिंचाई तबाह हो जाएगी, न हसदेव बचेगा न मिनीमाता डैम। सबसे बड़ी बात, सरकार ने हाल ही में लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसके लिए इन्हीं जंगलों को चुना गया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे कोयला निकालने के लिए चुन लिया है। आज इस विषय पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश के जाने माने एक्टिविस्ट आलोक शुक्ला जी, जो कि लंबे समय से छत्तीसगढ़ के जंगलों, यहाँ के आदिवासियों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला जी से जानते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है। सर, कॉमर्शियल नीति की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अब बड़ा अजीब है, जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो जो जलवायु परिवर्तन का दौर है, इस जलवायु परिवर्तन के दौर में तमाम देश जो हैं फॉसिल फ्यूल से पीछे आ रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि जलवायु परिवर्तन का जो दौर है वो धरती पर जीवन का संकट बढ़ते जा रहा है, तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। हाल ही में पृथ्वी मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, भारत सरकार की है, जो ये कह रही है कि भारत के अंदर सदी के अंत तक 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार सूखा बढ़ेगा, समुद्री तूफान आएंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और भारत देश के अंदर तो जलस्तर बढ़ने की करीब 1 फीट तक समुद्री जलस्तर बढ़ने की संभावना है। भारत देश जिसका 50% आबादी कृषि पर निर्भर है, मौसम के परिवर्तन के कारण एक बड़ा संकट जो है पूरे खाद्य जो संप्लवता है उस पर पड़ने वाला है। तो सवाल ऐसे दौर में जब हमारे सामने ये संकट है, 2015 का पेरिस एग्रीमेंट में मोदी जी ने जाके बड़े बड़े वादे किए थे कि हम भारत जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम अपने देश में जो फॉसिल फ्यूल है उसको कम करेंगे। लेकिन दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि जब नीतियां जो बन के सामने आ रही हैं, उन नीतियों में लगातार कोयले के अधिकतम उत्पादन की बात की जा रही है। हाल ही में जो एक बड़े बैनर नारे के साथ ये बात कही गई, अनलीशिंग इनजस्टिस और आत्मनिर्भरता के लिए कोयला का कमर्शियल उपयोग हेतु कोल ब्लॉक की नीलामी। सच्चाई यह है कि ये नीलामी सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के मुनाफे के लिए है, देश की जरूरत के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। कोल इंडिया का अपना डॉक्यूमेंट है विजन 2030, वो ये कहता है कि जो कोल इंडिया के पास कोल ब्लॉक है और जो ऑपरेशनल कोल ब्लॉक है और आवंटित कोल ब्लॉक है, वो 2030 तक की कोयला जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है। आपको नए कोल ब्लॉक के आवंटन या नीलामी कोई आवश्यकता है ही नहीं। देश में करीब 600 कोल ब्लॉक हैं। सच्चाई है कि 50 से 60 कोल ब्लॉक से ही अधिकतम उत्पादन जो है वो हो रहा है। तो फिर ये नीलामी की आवश्यकता कहां से है? ये सिर्फ और सिर्फ कोयले को, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया था 2015 में, सुप्रीम कोर्ट की उस लाइन को समझना बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा था कि कोयला इस देश की बहुमूल्य खनिज संपदा है, इसका सिर्फ अंतः उपयोग देश की जरूरत के लिए फायदा होना चाहिए। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मंशा की धज्जियां उड़ा के मोदी सरकार के द्वारा कोयले को बाजार की व्यापारी वस्तु बना दिया, जिसके आधार पे कंपनी अपना मुनाफा कमाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था, उसके बाद आज के परिदृश्य में पिछले समय से हमने क्या सीखा? इस दौरान माने मोदी सरकार ने इसमें क्या बदलाव किए? देखिए, ऐतिहासिक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कोलगेट के बाद,
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि पारदर्शिता होनी चाहिए, अंतः उपयोग होना चाहिए, कमर्शियल माइनिंग नहीं होनी चाहिए, राज्यों की भूमिका आवंटन ऑक्शन की प्रक्रिया में होनी चाहिए, और उन्होंने कहा नीलामी की प्रक्रिया। आप देखेंगे कि इस पूरे प्रावधान को मोदी सरकार ने 2015 के कोल ऑर्डिनेंस ला के उसको बदल दिया। जो थोड़ा बहुत अवसर था उसको इन्होंने 2020 में द मिनरल्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट लॉकडाउन के पहले संशोधित करके इन्होंने पूरे नीलामी की प्रक्रिया को खत्म कर दिया। यदि हम 2015 से 2020 के बीच के अनुभव को देखते हैं तो ये स्पष्ट रूप से ये समझ में आएगा कि नीलामी में मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। ये कोयला ब्लॉक के जो दावे किए गए थे कि कोयले को हमने हीरा बना दिया है, सच्चाई ये है कि नीलामी ये कर ही नहीं पाए। 2015 के बाद से करीब 80 कोल ब्लॉक को इन्होंने नीलामी में की सूची में रखा, उसमें से सिर्फ 31 कोल ब्लॉक की सफल नीलामी हुई है। उस 31 कोल ब्लॉक से भी 8 कोल ब्लॉक जो है वो कंपनियों ने वापस कर दिए क्योंकि वो संचालित करने की उनकी क्षमताएं नहीं थी। उस बाकी के जो कोल ब्लॉक थे उसमें से सिर्फ 12 चालू हो पाए हैं, जिसमें से 10 पुराने थे। नीलामी में क्यों कंपनियों ने इंटरेस्ट नहीं किया? क्योंकि जो पूरा कोयले की डिमांड कम हुई है, पावर की डिमांड लगातार कम होती जा रही है, और इस समय कंपनियां जो है वो रिस्क लेके नीलामी में जाने वाली नहीं थी। दूसरा एक महत्वपूर्ण इसका कारण ये था कि एक नया जो इन्होंने तरीका लाया एमडीओ का, कि राज्य सरकारों को कोल ब्लॉक दे दीजिए और पिछले दरवाजे से एमडीओ के माध्यम से कोल ब्लॉक आप कंपनी को दे दीजिए। छत्तीसगढ़ के अंदर अडानी अकेली इकलौती कंपनी है जिसको 100 मिलियन टन के एमडीओ पिछले दरवाजे से मिल गए। तो जिस कंपनी को मुनाफे के लिए पिछले दरवाजे से कोल ब्लॉक मिलेगा वो नीलामी में जाने की उसको जरूरत ही नहीं है। तो जो नीलामी का दावा किया जा रहा है ये पूर्ण रूप से गलत दावा है, क्योंकि नीलामी इनकी विफल हो चुकी है। आपने साले बड़े कोल ब्लॉक आवंटन रूट से दिया है, और 2000 महत्वपूर्ण ये कि अभी जो नीलामी होने वाली है मैं इसको नीलामी नहीं मानता। नीलामी क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये सिर्फ कोयला खदानों का एक बंदर बाट है। द मिनरल्स अमेंडमेंट लॉ जो इन्होंने लाया था, द मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2020, उसमें इन्होंने 3-4 महत्वपूर्ण संशोधन कर दिए। पहला कि जो बिडर है उसकी संख्या 4 से 2 कर दी। जो बेस प्राइस है प्रति टन, वो प्रति टन की जगह टोटल राजस्व का 4% कर दिया। कंपनियों को यह छूट दे दी कि नीलामी के बाद आपको चाहे तो आपको कोई अंतर उपयोग नहीं है, खुले बाजार में कोयला बेचना है, और आपको जब मन चाहे आप प्रोडक्शन करिए, जब नहीं चाहे तो मत करिए। नीलामी का अर्थ ये है, जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी कि प्रतिस्पर्धा होगी तो ज्यादा राजस्व आएगा। ये जो कमर्शियल कोल माइनिंग की नीलामी होने वाली है ये वास्तव में आवंटन है। ये नीलामी सिर्फ दिखावा है, सस्ते दर पे जो आपदा का अवसर बनाते हुए फोकट में कंपनियों को कोल ब्लॉक उपलब्ध करवाने की कोशिश है। यानी कुल मिलाकर ये अंगूर का गुच्छा है और उसके बाहर किसी की इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके द्वारा ही व्यक्तिगत तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक आपने शब्द का उपयोग किया था एमडीओ, ये क्या होता है एक बार हमारे दर्शक? देखिए एमडीओ ये है, जब 2015 के पहले कोल ब्लॉक के आवंटन होते थे तो राज्य सरकारों को कोल ब्लॉक दिए जाते थे जो पावर उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए। आवंटन के बाद ये होता है, उसकी मूल मंशा ये थी कि कोल ब्लॉक के आवंटन के बाद राज्य सरकार खनन करें, लेकिन किसी भी राज्य सरकारों के द्वारा स्वयं खनन करने के बजाय ज्वाइंट वेंचर बना के निजी समूह को सौंप दिया और पूरा मुनाफा जो है वो निजी हाथों में जाने लगा। उदाहरण के लिए परसा ईस्ट केतेवासन, उसका जो ज्वाइंट वेंचर अडानी के साथ हुआ, 76% शेयर अडानी के पास चले गए। तो आप देखेंगे कि राज्य सरकारें बाजार दर पे ही कोयला उपलब्ध करवा खरीद रही हैं। तो जब आपको बाजार दर पे ही कोयला लेना है तो फिर आपको आवंटित करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आवंटन इसलिए किया जाता था ताकि कोयला सस्ते में मिले, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। मोदी सरकार ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आफ्टर अलॉटमेंट ज्वाइंट वेंचर अलाउ नहीं होगा, अब ज्वाइंट वेंचर बना के आप अलॉटमेंट हो सकता है। तो उसके लिए एक नया रास्ता मोदी सरकार ने निकाला, उसको शब्द बदल दिया एमडीओ माइंस डेवलपर कम ऑपरेटर। उसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में जो कोल ब्लॉक आवंटन हुए 107 मिलियन टन प्रति वार्षिक क्षमता के कोल ब्लॉक आवंटन हुए और सिर्फ 4 मिलियन टन के नीलाम हुए। 117 मिलियन टन के जितने भी कोल ब्लॉक तत्कालीन सारे भाजपा सरकारों को दिए गए और उनको कहा जाता है ग्लोबल बिडर, लेकिन वो साले के साले कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के एक ही कंपनी को मिले हैं, वो है अडानी के पास।
छत्तीसगढ़ में 75 मिलियन टन के एमडीओ अडानी ने हासिल कर लिए। और सवाल यह है कि पिछले 5 सालों से मैं लगातार सूचना के अधिकार से कोशिश कर रहा हूं कि एमडीओ दस्तावेज क्या है, क्या प्रॉफिट सेलिंग है कंपनी और राज्य सरकार के बीच में। 40 से अधिक आरटीआई लगाने के बाद एमडीओ दस्तावेज नहीं मिला। अंततः अभी सूचना आयोग के आदेश के बाद मुझे गाले पेलमा 3 का एमडीओ मिलेगा, जिसमें हम ये जान पाएंगे। तो सवाल है कि अडानी कंपनी ने एक महत्वपूर्ण मसला और है कि जब ये नीलामी की प्रक्रिया चल रही थी तब अडानी कंपनी ने ये कहा था कि हम ग्लोबल बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से 150 मिलियन टन के एमडीओ ले लें। जो कंपनी नीलामी के माध्यम से मात्र 1 कोल ब्लॉक हासिल कर पाई है, उसको 150 मिलियन टन एमडीओ के रास्ते से कोल ब्लॉक हासिल हो रहा है। और सिर्फ अडानी नहीं है, बिरला समूह है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जब एमडीओ के रास्ते से आपको मुनाफा सुनिश्चित होगा तो कोई नीलामी में भाग क्यों लेगा। इसीलिए पिछले 5 सालों में मोदी सरकार की नीलामी बुरी तरीके से विफल हुई और अभी चूंकि नीलामी में विफल हो गए हैं, इसीलिए नीलामी का दिखावा करते हुए कमर्शियल उपयोग के लिए कि जहां चाहे आप खुले बाजार में आप विदेशों में भेजिए, आप एक्सपोर्ट करिए, विदेशी कंपनियां आके भारतीय कोल व्यापार में शामिल हो सकती हैं और न्यूनतम दर पे, क्योंकि नीलामी और नीलामी में जो प्रतिस्पर्धा है वो तो आपने मार्च में खत्म कर दी। आसानी से कोल ब्लॉक आप जो है देने की तैयारी है और दिखावे के लिए कि देखिए हमने नीलामी किया। हाँ, इससे छत्तीसगढ़ के जंगलों को क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है इस 9 कोल ब्लॉक के आवंटन के बाद? देखिए, जब मोदी जी ने भाषण दिया, उस भाषण में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक, उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भरता के लिए है। हाँ। और दशकों से लॉकडाउन में पड़े कोयले को हमने बाहर निकाल दिया जी। तीसरा, उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि इससे पर्यावरण का कोई विनाश नहीं होगा। बड़ी दुखद स्थिति है कि कोयला खनन के साथ पर्यावरण का विनाश शामिल है। हाँ। ये बात शायद प्रधानमंत्री जी भी जानते होंगे। और इसीलिए कोयला का लॉकडाउन में था कि व्यावसायिक उपयोग नहीं होगा क्योंकि पर्यावरण विनाश होगा, जितनी जरूरत उतना निकाला जाएगा। आपने पर्यावरण की चिंताओं की बात कही, लेकिन जब सूची जारी की तत्काल बाद 41 कोयला खदानें, उसमें से 14 कोल ब्लॉक देश के सबसे सघन वन इलाकों में है। वो इलाके हैं जहां पे जो कि स्वयं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 2009-10 में नो-गो इलाके घोषित किए गए थे। नो-गो इलाके घोषित करने के पीछे जो पैरामीटर ये थे कि वनों की घनत्वता, जैव विविधता, वन्य प्राणियों की उपस्थिति, हाइड्रोलॉजी, ये तमाम पैरामीटर थे। हसदेव इकलौता कोल फील्ड था जो कि पूरा का पूरा नो-गो इलाका था और ये टोटल पूरे देश के कोल बेरिंग इलाके का सिर्फ 9% इलाका था। लगभग 30% के आसपास हम एक कोल ब्लॉक जो आ रहे थे, जिनको नो-गो इलाके में करीब 200 कोल ब्लॉक ऐसे थे जिनको माइनिंग से मुक्त किया जाए। अभी इस नीलामी प्रक्रिया में 14 कोल ब्लॉक नो-गो इलाके के हैं। छत्तीसगढ़ के 9 कोल ब्लॉक हैं। 9 में 4 हसदेव और अन्य कोल फील्ड के हैं, एक मांडलागढ़ कोल फील्ड का है। उस 5 कोल ब्लॉक को आपको देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व प्रस्तावित किया गया है 1995 वर्ग किलोमीटर का, 2 कोल फील्ड श्याम और फतेहपुर ईस्ट उसके अंदर आ रहा है और जो बाकी मोलगा साउथ, मोलगा 2 और मदनपुर नॉर्थ कोल ब्लॉक ये बांगो बांध के महत्वपूर्ण कैचमेंट में है, जहां पे यदि माइनिंग होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा तो बांगो बांध का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ 10 दिन में 6 हाथी मारे गए। मानव हाथी द्वंद्व की स्थिति में इतनी संकट में है और ये जो कोल ब्लॉक आवंटित आपने जो नीलामी की सूची में रखा है, ये मांड और हसदेव के उस पूरे घने वन इलाके में है जो हाथी का प्राकृतिक रहवास इलाका है। तो सवाल ये है कि यदि ये नीलामी में कोल ब्लॉक जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के बांगो बांध का अस्तित्व संकट में आएगा, मानव हाथी द्वंद्व बढ़ेगा, आदिवासियों को विस्थापन होना पड़ेगा कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए, और जो पर्यावरण का जो विनाश होगा उसकी कभी हम भरपाई नहीं कर सकते। अब इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पे राज्य सरकार को आप कहां खड़ा पाते हैं? क्या इनकी तरफ से इसको लेकर के कोई एक्शन लिया जा रहा है? दूसरा बड़ा सवाल यह है सर कि छत्तीसगढ़ के जमीनी स्तर के लोगों के बीच में इसको लेकर के कितनी रोष? देखिए, ये जब जैसी नीलामी की बात हुई, और नीलामी क्या 2015 से हम देखते हैं तो हसदेव की ग्राम सभाओं ने, चूंकि ये साले कोल ब्लॉक संविधान के 5वें अनुसूचित इलाके में है और वहां पे कोई भी खनन परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि ग्राम सभाओं की सहमति नहीं होगी। हसदेव की ग्राम सभाओं ने 2015 में ही
विरोध प्रस्ताव किया था कि हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके में कोल ब्लॉक के आवंटन या नीलामी हो, उनको दरकिनार करते हुए 2015 के बाद से 7 कोल ब्लॉकों के आपने अलग अलग तरीके से आवंटन किए। वर्तमान में पुनः हसदेव की ग्राम सभा ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप नीलामी से हमारे गांव के कोल ब्लॉक हटाइए क्योंकि हम इनकी इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नीलामी में उस कोल ब्लॉकों को शामिल रखा गया है। इससे 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरा एक जो मानना ये है कि इस पूरी नीलामी प्रक्रिया में केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रावधान और 5वीं अनुसूची पे कोई भरोसा नहीं है। यदि होता तो ग्राम सभाओं के विरोध को दर्ज किया जाता। इनका संघीय ढांचे पे कोई भरोसा नहीं है क्योंकि पूरी प्रक्रिया को आपने केंद्रीयकरण कर दिया। जो राज्य सरकार जंगल को एक हाथी रिजर्व बनाने की बात कर रहा है, आप उसके एरिया के कोल ब्लॉक को नीलामी में डाल रहे हैं। तो क्या कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया के पहले आपको परामर्श नहीं करना था राज्य सरकारों से? झारखंड के मुख्यमंत्री ने तो पूरी नीलामी पे ही सवाल उठाए कि जब कोविड का संकट है, जब पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, ऐसे समय में नीलामी आप करेंगे तो राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा। तो सवाल ये है कि इस पूरी नीलामी प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकारें खुल के विरोध में आई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का जो विरोध है वो इन्होंने पर्यावरणीय आधारों पे कहा है कि हसदेव अरन, प्रस्तावित लेमनू और मांड के कैचमेंट के कोल ब्लॉक को हटाया जाए। हम इसका स्वागत करते हैं कि पर्यावरणीय चिंता, आदिवासियों की चिंता, जंगल की चिंता छत्तीसगढ़ सरकार ने जताई है, लेकिन हम इससे एक कदम आगे बढ़कर उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस को इस पूरे कमर्शियल माइनिंग नीति पर ही सवाल करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कमर्शियल माइनिंग जो है वो इस देश के हित के लिए नहीं है, ये चुनिंदा कॉर्पोरेट के मुनाफे के लिए है। ये संघीय ढांचे पे हमला है, ये संविधान पे हमला है, ये पर्यावरण पे हमला है और ये आदिवासियों पर हमला है। इसीलिए कांग्रेस को खुल के पूरे कमर्शियल माइनिंग नीति पे कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराना चाहिए। हसदेव के ग्राम सभा ने विरोध दर्ज किया है, जमीन पे विरोध करेंगी, लगातार संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि आप नीलामी ना करें और करते हैं, उसके बावजूद भी हम 1 इंच जंगल को कटने नहीं देंगे। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने सुना, देखा और जाना कि कैसे कोरोना के इस काल में भी निजी सेक्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। अब क्या ऐसे समय में जब जंगल के हमारे आदिवासी आंदोलन करेंगे तो उन्हें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जाएगा? क्या कोई आंदोलन, जन आंदोलन खड़े इस दौरान हो सकता है? क्या वाकई हम इस मजबूत स्थिति पर खड़े हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सरकार की नीतियों के खिलाफ हम सवाल उठा सके? हमारे साथ बने रहिए, आगे भी इसे लेकर के जानते रहेंगे कि कोल ब्लॉक आवंटन मामले में मोदी सरकार और राज्य सरकार के क्या रुख चल रहे हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।